नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। तो आइए चलते हैं बिहार, जहां हमारे साथ जुड़े हैं शिवाजी, वरिष्ठ पत्रकार, और इनकी पैनी नजर से शायद ही बिहार बच पाता है। हर जगह इनकी नजर होती है, खास करके राजनीतिक गलियारे में। तो इनकी पकड़ जो है उसके बारे में कहना, मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, पर इतना जरूर कहूंगा कि इनकी पकड़ शायद बिहार के इस चुनाव में सबसे ज्यादा है, और इसीलिए हम आपके साथ इनको जोड़ना चाहते हैं, ये जानने के लिए कि बिहार में आज क्या हो रहा है। कल चुनाव का के पहले फेज का डेट जो था नॉमिनेशन का, वो खत्म हो चुका। भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की बात मैं करूं, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की, उसमें जो मारामारी है वो अलग है। उसमें मारामारी इस बात की है कि 101 पे जेडीयू, 101 पे बीजेपी, कौन बड़ा कौन छोटा। और एक एनडीए के नेता ने तो एक नया सगुफा ही छोड़ दिया कि हम 5 पांडव हैं, क्योंकि 5 पार्टी का अलायंस है ये। उन्होंने कहा 5 पांडव हैं। तो अब ये जानने की हम कोशिश करते हैं कि कौन है माधव, कौन है अर्जुन, कौन है युधिष्ठिर। भीम तो हम जानते हैं कौन होगा। दूसरी तरफ महागठबंधन में मारा मारी अभी भी जारी है। अभी तक खुलासा नहीं हुआ है कि कौन कितने सीट्स पे लड़ेगा। गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स की बात मैं करूं। दूसरी तरफ आरजेडी ने अपना लिस्ट भी पहले चरण का अनाउंस नहीं किया। नॉमिनेशंस तो हो गए, बेटी खत्म हो गया। उसी तरह कांग्रेस में भी मारामारी है। शायद इस बात की मारामारी है कि तेजस्वी को कांग्रेस शायद इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ वीआईपी, 2 दिन पहले मौर्य होटल में उठापटक, कुर्सी टेबल सब तोड़ दिया गया, सुनने में आया है। गाली गलौज की नौबत आ गई है, लेन देन की बात आ गई है, पैसे की बात आ गई है कि पैसे देकर टिकट खरीदा जा रहा है। साबुद्दीन के पुत्र को भी, ओसामा को भी आरजेडी ने खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में भी एक कैंडिडेट को लेकर बड़ा गमागमी है, वो है मैथिली ठाकुर। वहां पर जहां से मैथिली ठाकुर को खड़ा किया गया है, वहां की जनता इस बात से नाराज है कि कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर एक ऐसे 25 साल की युवती को खड़ा किया गया है जो सिर्फ गाना गा गा कर भारतीय जनता पार्टी को पीआर और इवेंट मैनेजमेंट कर रही है। तो फिर नेहा ठाकुर क्यों नहीं? राठौड़, नेहा ठाकुर ने क्या, नेहा राठौड़ है काबा, जिन्होंने काबा का नारा दिया। तो हम जानना चाहते हैं शिवाजी जी कि बिहार में आज काबा, बिहार में आज काबा, ऑल इज वेल या नथिंग इज वेल? जी शिवाजी। नहीं, बिल्कुल जी आपके, बिहार हाँ। में से ना चली अरे बहुत कुछ। दोनों गठबंधन जो एक नीतीश के नेतृत्व में है, दूसरा तेजस्वी के ही नेतृत्व में माना जा रहा है, तेजस्वी ही लीडर हैं, पर एक्सेप्ट लोग नहीं उनको कांग्रेस की ओर से नहीं किए, इसलिए शायद वो कुछ खतरा उनको लगता है। वो लालू यादव के साथ जो उनका जो ये रहा है बिहार में, तो लालू यादव से अलग कर करके वो दिखना चाहते हैं, पर तेजस्वी और लालू की पार्टी जो है वो उससे वो अलग तो हो दिख नहीं रहे हैं और न हो पाएंगे जब तक असल में इस चुनाव में, जो चुनाव से पहले राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी, अधिकार यात्रा, तो उस यात्रा से में जो जनता से जो रिस्पांस मिला, उसको देखते हुए इन लोगों का बहुत उत्साह बढ़ा। लगा कि भाई एक अकेले जो है कांग्रेस यहाँ पर लड़ाई लड़ सकती है। तो जैसा इस नाते से उस समय दिख कांग्रेस रहा था कि अपने बलबूते वहां, पे खड़ तो अपने आपके बलबूते पे खड़ा होने की नेटवर्क कोशिश कर रही है, और जो है वो इसलिए वो अपने जी आप कुछ कह रहे थे, हाँ। अब अपने महागठबंधन और बलबूते कांग्रेस की हाँ बात कर रहे अपने बलबूते पे देख करके बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन में कांग्रेस के और आरजेडी की बात हो रही है।
तो अब है उस जहाँ तक तेजस्वी के नेतृत्व की बात है, वो सभी जानते हैं कि अगर जिसकी सीट जो है वो जो 140 सीट पे अगर चुनाव लड़े और अगर ज़्यादा सीट जीतेगी तो निश्चित रूप से तेजस्वी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, अगर जी महागठबंधन की सरकार बन शक नहीं है उस मगर दूसरी तरफ ये लीडरशिप को लेकर के बड़ा ही अगर देखें जिस तरह से सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया महागठबंधन में, तो एक जनता में जो मैसेज गया है वो ये गया है कि नेतृत्व जो है महागठबंधन का वो उस तरह अपनी बातों को यहाँ पे कोई भी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो जो तेजस्वी को जो दिखाना चाहिए था, लालू यादव को इसमें दिखाना चाहिए था या राहुल गांधी को भी कि एक बढ़ करके क्योंकि नेतृत्व अगर यहाँ गठबंधन का नेतृत्व लालू यादव और तेजस्वी कर रहे हैं, तो उनको अपना दिखाना चाहिए कि अपनी शर्तों पे, अपनी बातों पे उनको कांग्रेस को लाना चाहिए था। पर क्योंकि जैसा कि आप एनडीए में देखेंगे कि जब सीटों का बंटवारा हो लेकर के चिराग और नीतीश की पार्टी में मतभेद था, पर नीतीश कुमार ने अपना स्टैंड साफ दिखाया कि भाई नहीं, जो आप ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो गया है और उसको आप अपनी शर्तों पे आप उसको ये कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। नीतीश आज भी वो दिखा दिए कि नीतीश जो है वो एक मजबूत नेतृत्व करता है, बिहार में उनकी जरूरत है, तो भाई उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। नहीं, सही बात है। और आज की है वो उनकी शर्तों पे फिर वो गठबंधन हो पाया, मगर ये वो दूसरी तरफ ये महागठबंधन में ये दिख नहीं पाया। यहाँ पर जो है वो जो ये आपका तेजस्वी जो है वो स्टैंड नहीं ले पाए, वो नेतृत्व उनको कड़ा रुख दिखाना चाहिए था, पर ये शायद नहीं दिखा पा रहे थे कि कांग्रेस भी इस बार ये था कि कांग्रेस जो है अगर नहीं, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं, तो वो इस बार अपना वो झुकने के लिए तैयार नहीं थे और उनको भी लग रहा था कि इस बार कार्यकर्ता में जो जोश राहुल गांधी के आने के बाद नीचे स्तर पे जो कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा है, उसका लाभ कांग्रेस को मिलता। तो ये लेकर इसको लेकर के ये लोग जो है वो झुकने को तैयार नहीं थे और कांग्रेस जो है, आरजेडी जो है पहले तो 30 से 40 सीट तक ही देना चाहती थी, अंततः जो है कांग्रेस के कड़े रुख के कारण जो है वो मानना पड़ा और जो है सीट जो है वो एक सम्मानजनक सीट से 60 सीट के आसपास जो है उनको मिला है। मगर अभी भी 10 सीट पे लोगों ने नॉमिनेशन जो किया है, 10 सीट ऐसा है जिसपे गठबंधन के जो घटक दल हैं महागठबंधन के, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो मैसेज जो है वो ये दिख रहा है कि भाई ये नेतृत्व जो है, ये जो गठबंधन है, ये जो है थोड़ा डगमग है और अभी तो यही ये हाल है, तो आगे पता नहीं क्या होगा और एक दूसरे पर भी भरोसा नहीं है। आप देखें तो लोग चुनाव के बाद अगर इनको ज़्यादा सीट दे दिया जाता है और ये जो है चुनाव में अगर इनका परफॉर्मेंस जो है अच्छा होता है, तो वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। वो हो सकता है मे बी, क्योंकि इनका एक ये था कि उप मुख्यमंत्री के रूप में हमको अभी घोषित कर दिया जाए, जो अभी तक हुआ नहीं है। तो इससे अविश्वास, एक दूसरे के प्रति बहुत अविश्वास दिख रहा है और ये अगर चुनाव के समय पहले अगर इस तरह का ये मैसेज जाता है जनता के बीच में, तो महागठबंधन के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो एक इस मामले में अभी तक जो है एंड रहा है कि हम लोग जो है, मेरा गठबंधन, हम लोग जो है कार्यकर्ता लेवल नीचे से लेकर के ऊपर तक हम लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, ये संदेश देने में ये लोग काम है। मगर अगर आप देखेंगे तो कई सीटों पर जैसे चुनाव बागी उम्मीदवार खड़े हो गए हैं और कुछ जगहों पे नीचे लेवल पे वो सामंजस्य जो है, वो समन्वय जो है वो नहीं बन पाया है। तो वो सब एक प्रॉब्लम तो दोनों गठबंधन में है।
मगर फिर भी मुकाबला जो है इस बार बड़ा दिलचस्प हमको लग रहा है देखने में। और चुनाव तो नॉमिनेशन एक फेज़ का ख़त्म हो चुका है, तो लगभग सब कुछ फाइनल है। लग रहा है कि अब इस 3 सीट पे तो इन जी। लोगों का जो है अभी अब दूसरे फेज़ में देखिए खुद हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ उनकी ही सीट पर आरजेडी के सुरेश पासवान जो हैं, वो दावा कर रहे हैं, जो कि जायसवाल की सीट पे। ये राजेश राम की सीट पे कुटुंबा अच्छा। में, जो औरंगाबाद लोकसभा हम्म। क्षेत्र औरंगाबाद जिला में आता है। तो वहाँ पर जो है वो राजेश राम जीत रहे थे, मगर उसके पहले सुरेश पासवान उस सीट से जब देव विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था परिसीमन के पहले, तो वहाँ से सुरेश पासवान वो भी एक मजबूत सीनियर लीडर हैं। अभी वो तो उस नाते से वो उनका दावा वहाँ पर बन रहा है। वहाँ पे लग रहा है कि शायद वहाँ भी फ्रेंडली फाइट हो जाए। तो ये स्थिति बनी हुई है जहाँ मतलब गठबंधन में कुछ भी क्लियर दिख नहीं रहा है। तो एक मैसेज जो है वो सही नहीं जा रहा है। जी। नहीं, ये जो मैसेज की बात आप कर रहे हैं और जो दिख रहा है, वो सिर्फ महागठबंधन में ही नहीं है। शायद नहीं, नहीं, बिल्कुल। जहां तक मैं दिल्ली में बैठ के देख पा रहा हूं, वो एनडीए में भी है। भले ही किसी कारणवश जेडीयू और बीजेपी के बीच एक तालमेल बन गया 101 सीट पे, जबकि अब तक जेडीयू ज्यादा सीटों पे लड़ा करती। क्या ये एक, और जिस तरीके से अमित शाह जी का दौरा था पटना में और उनके हाव भाव या जो मैसेजेस उन्होंने देने की कोशिश की है, जो उन्होंने कहा है, अगर इन बिटवीन द लाइंस रीड किया जाए तो उससे ये काफी हद तक जाहिर होता है कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पे नहीं विराजने देगी। साथ में एक डर भी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि अगर ऐसी स्थिति होती है, क्योंकि उनका मानना है कि इस बार जेडीयू को उतने सीट नहीं मिलेंगे जिससे कि मुख्यमंत्री का दावा वो पेश कर पाए, और ना ही ऐसी स्थिति में वो आरजेडी के साथ जा भी पाएंगे। वैसी स्थिति में उनका केंद्र भी बचा रहेगा, बीजेपी के बारे में मैं कह रहा हूं, केंद्र भी बचा रहेगा और राज्य में भी उनका वर्चस्व और कहते हैं ना सुप्रीमेसी, जो पॉलिटिकल होना है, जिसकी कल्पना वो वर्षों से करते आ रहे हैं, वो भी हो जाए। नहीं, और शायद जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, ये सही है कि नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव के बाद से जो जिस तरह से उस चुनाव में हुआ था, चिराग पासवान के कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े, और उसमें दिख रहा था कि जैसे बीजेपी ही पीछे से उनकी है। तो वो उसका लाभ ये हुआ चिराग के पार्टी को कि कुछ सीटों पे बहुत बढ़िया इनको वो अच्छा वोट मिल गया, जिसके कारण नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो 45 सीटों पे चली आई। तो बहुत नुकसान हुआ और इसका लाभ जो है वो बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी। ये पिछले चुनाव की बात थी, मगर नीतीश कुमार इस बार जो है वो ये अब दिखा दिए। एक तो उनमें अभी भी ये है कि वो उनके पास वोट है, और सही बात है। जिस जाति से वो को लेकर के उनका कुशवाहा और कुर्मी जाति से का वोट जो उनके साथ शुरू से जुड़ा हुआ था, उसको वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके कारण ही वो इस बार जो है वो कुशवाहा जाति से और कुर्मी से बहुत उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया है। अब अगर देखें तो एनडीए की ओर से करीब 23 कुशवाहा उम्मीदवार इस बार उन लोगों ने दिया है। और तो ये एक कोशिश है कि और 14 करीब कुर्मी उम्मीदवार हैं, 14। तो ये एक कोशिश है कि वो अपने कोर वोट जो इनका वोट बैंक था उसको बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और कई उम्मीदवार अभी इन लोगों ने ये किया है कि कुछ उम्मीदवार हैं जो बीजेपी जैसे आप गौतम, ये मुरारी गौतम जो थे वो वहाँ से करगहर है ना वो, तो उनको उनको जो है वो बीजेपी में ज्वाइन किए थे पहले,
अब उनको जो है वो इस बार जो है एलजेपी से टिकट दे दिया। तो इन लोगों ने एक ऐसा ये फॉर्मूला तैयार किया है कि मैं भी जो 2015 में भी नीतीश कुमार ने ये किया था कि भाई पार्टी का उम्मीदवार जो है मेरा जो है वो किसी भी गठबंधन के घटक दल से जाकर के चुनाव लड़ ले और उसको सिंबल से दे दिया जाए। मगर एक आंकड़ा जो है वो इस बार ये तय किया गया कि 101 बराबर ये दिखाया जाए कि हम लोग दोनों बराबर की पार्टी हैं। जबकि इसके पहले सच्चाई है कि नीतीश कुमार इससे पहले जब भी लड़े तो वो बड़े भाई की भूमिका में रहे। यहाँ इस बार जो है वो बराबरी की भूमिका में आ गया है। तो मगर बावजूद इसके अगर आप देखें तो नीतीश कुमार को इग्नोर कर करके कोई भी उनके पास जो है इतनी संख्या निश्चित रूप से अभी तक रही है जो 2005 के बाद से कि सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथ में रहती है। अभी भी देखा जा रहा है, हम लोगों का अनुमान है, जैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी अगर अब 101 सीट पे चुनाव लड़ती है और उनका स्ट्राइक रेट इतना भी अब जबकि कोई भीतरघात होने का खतरा अभी नहीं उनको दिख रहा है, तो वैसे में उनकी संख्या जो है वो इतनी कम भी नहीं हो जाएगी कि उनको इग्नोर करके कोई यहाँ सरकार बना पाएगा। तो ये नीतीश कुमार के पास जो अभी महिलाओं का वोट बैंक, अगर उनकी का जाति का जो आधार है, जो उन्होंने एक सोशल इंजीनियरिंग किया है जिसमें वो हर जाति को उनके पास जो है भूमिहार का नेता भी उनके साथ है, तो दलित का नेता भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने किया है उससे उसके आधार पे जो उनका वोट बैंक अपना तैयार किया है वो एक बड़ा ही मतलब वो एक उसके आधार पर उनके सीटों की संख्या इतनी तो जरूर होगी कि वो किसी भी के खेमे में चले जाएं तो उसकी सरकार बनेगी। इसलिए नीतीश कुमार को इग्नोर यहाँ कोई या कम करके नहीं आ सकता है, ये चीज बीजेपी को भी पता है। इसलिए बीजेपी भी ये कोशिश में है, ये लोग दिखाने लग रहा है जैसे लोगों के मन में संदेह है कि जैसे महाराष्ट्र में शिंदे को फेस बना करके चुनाव लड़ा और बाद में जो है उन लोगों ने वहाँ को किनारे कर दिया और देवेंद्र फडणवीस को बना दिया मुख्यमंत्री। तो इस तरह का यहाँ भी हो सकता है। तो एक है, ये लोगों को लग रहा है, मगर फिर भी जिस तरह से नीतीश कुमार ने सीट बंटवारे के समय अपना रुख जो कड़ा किया और ये दिखाया कि नहीं, वो बिहार में सत्ता की चाबी मेरे ही हाथ में होगी और मेरे ही शर्तों पे बिहार में अभी भी राजनीति मेरे ही हिसाब से होगी। तो वो गठबंधन में अपना एनडीए के गठबंधन में वो अभी भी कमजोर खिलाड़ी नहीं है, मजबूत खिलाड़ी है। उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उनको किनारे नहीं किया जा सकता। आप ही की बातों से जो सामने आ रहा है, मैं उसी पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी का जात पे घात वाली जो बात है ना, जात पे घात कैसे, जिसको हम अंग्रेजी में कहें या फिर बड़े रिफाइंड वे में हम जर्नलिस्ट या पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिशियंस उसको सोशल इंजीनियरिंग का नाम दे देते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि हम जाति आधारित राजनीति की बात कर रहे हैं, जात पे ही राजनीति, यानी कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में हमारी पकड़ जीत बनाने के लिए हमें एक जाति को आगे करना है। दूसरी तरफ उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आप जाति की बात करते हैं, कितनी जातियों को शायद आपने इग्नोर कर दिया। मैं भारतीय जनता, एक मैं पोस्ट देख रहा था जो कि फेसबुक पे भी था, सोशल मीडिया पे इनफैक्ट, जिसमें कहा गया, जिसमें लिखा था, किसी ने बड़े इमोशनली लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के टाइम से एक कास्ट जो बिहार में एक प्रमुख प्रबल स्ट्रॉन्ग कास्ट माना जाता था, कुछ दिनों तक पॉलिटिकली कायस्थ, उनकी पूछ थी, जनसंघ उनको टिकट्स देता था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने किसी कायस्थ को टिकट दिया ही नहीं है। ये एक शायद नितिन कोई है, उनको बस एक मात्र परसेंटेज के हिसाब से देखें। पहले क्या होता था कि राजनीति में परसेंटेज, ठीक है, कास्ट की राजनीति तो शुरू से चली आ रही है, इस देश का दुर्भाग्य है कि जात पे ही घात करके ये हमारे ऊपर, जिसको कहते हैं ना, आम वोटर्स को लात मारते रहते हैं, जात पे घात और आम वोटर्स को लात। यही है सच्चाई भारतीय राजनीति का, भारतीय इलेक्टोरल सिस्टम का। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बार किस जात को तरजीह दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। महागठबंधन की बात तो हम जानते ही हैं कि वो एमवाई पे बेस्ड है। जेडीयू के बारे में
तो पता ही है कि रीजनल फोर्स एक कुर्मी और कुशवाहा पे ही बेस्ड है, पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो राष्ट्रीय स्तर पे राजनीति की बात करता है, वो कितना घिरा और कितने परसेंटेज पे जाति आधार पे इस बार बिहार का चुनाव लड़ा, मैं आपसे जानना चाहूंगा। नहीं, सच्चाई है कि बिहार में जो भी चुनाव, और लाख कुछ कह लीजिए, बिहार में चुनाव जो है अंततः जाति के आधार पर ही लोग वोट करते हैं। और मगर ये धारणा थोड़ी टूटी 2010 के चुनाव में। 2010 के चुनाव में जब बिहार में बहुत बड़ा बदलाव लोगों ने देखा, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी और 2010 में जब दोबारा मौका मिला बिहार की जनता को वोट करके अपनी पसंद की सरकार चुनने का, तो आप देखेंगे कि उस समय जो है बहुत तो ये जातीय जो बंधन है उसको तोड़ करके लोगों ने वोट किया था। तो बिहार के लोग निश्चित रूप से जाति के आधार पे, ऐसा लगता है कि जाति के आधार पे वोट करते हैं और जाति के आधार माना भी जाता है। मगर ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग भी विकास के लिए उनकी भूख जो है वो किसी से कम। तो विकास के को लेकर के बिहार की जनता भी वोट करती है। ये 2010 के चुनाव में ये दिखा है, ये इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। पर अब है कि कुछ लोग, पार्टियां जो है उनको लगता है कि जाति के आधार पर हम, यहाँ पे पार्टी भी बनी हुई है और जाति के आधार पे लोग उसको कुछ लोग जो हैं वो उसी जाति की पार्टी मान करके बंधुआ मजदूर की तरह वोट भी करते हैं। ये बहुत सारी पार्टियां हैं, सबका नाम लेने की यहाँ जरूरत तो है नहीं, बाकी आप लोग सब लोग जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं। मगर आप देखें, और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो जो जाति के को बंधुआ मजदूर बना करके जो लोग राजनीति कर रहे हैं और समझते हैं, तो वो अपनी जाति के लोगों का बहुत कल्याण भी उन लोगों ने नहीं किया है। आंकड़े हैं, बताएं, अगर आप कभी और चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि वो आप देखेंगे कि जिस जाति के लोग यहाँ सबसे ज्यादा दिनों तक शासन करते रहे और उनका इलाका ही पिछड़ा रहा है, सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ रहा है। अगर वो जाति को के आधार पर अगर किसी का कल्याण कर रहे थे, अगर अच्छा कर रहे थे और वो जाति के राजनीति के जो है वो उसके ठेकेदार बने हुए हैं, तो उनका कल्याण तो वो उन लोगों ने किया नहीं कभी। वो अगर ऐसा किया होता तो वो पिछड़े नहीं रहते। बहुत आज भी उनकी स्थिति जो है समाज में बहुत ही पीछे है वो। तो मगर हाँ, ये और भी कई पक्ष हैं जिनके कारण वो एक आवाज दी, ताकत मिला, इसके कारण जो है वो उनको वोट मिलता है। पर आप जहाँ तक बात है कि कैंडिडेट कुछ जाति के आधार पर जो लोग दे रहे हैं वो उम्मीदवार बनाते हैं, तो पार्टियां जो है आप देखिएगा कि कुछ इस बार या पिछली बार भी ये चेंजेस, जैसे अब तेजस्वी की पार्टी जो है अब अपने आप को A to Z की पार्टी बता रही है। पहले वो एक इमेज बना कि वो जो पार्टी है वो यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, और मुसलमानों की पार्टी क्या, वो मुसलमान के पास तो कोई इस तरह का कोई ये नहीं था कि उनको एक सिर्फ वो दिखता है, एक बड़ा ही मतलब कड़वा है ये है वो चीज़। वो उन लोगों को लगता है कि जो बीजेपी को हरा देता है वो उसकी तरफ वो चले, बस वो लगता है कि भाई एक बहुत बड़ी मुसीबत है, उस मुसीबत से बचने के लिए अगर हमको कहीं भी कोई ठिकाना मिल जाता है तो वहाँ चले जाते हैं। तो वो उनकी स्थिति बहुत ही अभी एक देखिए कि कोई लीडरशिप नहीं है, कोई उनके लिए कोई उसके लिए सोच कोई नहीं है। आज बहुत पिछड़े उस समाज के लोग बहुत ही पिछड़े हुए हैं। अब उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुई है आज़ादी के बाद से, अगर देखेंगे तो आप। तो वो मगर उसके लिए अगर कहिएगा तो खुद वो जिम्मेवार है। ऐसे लोग जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट करते हैं, उनको राजनीतिक पार्टियां अपना बंधुआ मजदूर समझती हैं, और बंधुआ मजदूर समझने के कारण उनको लगता है कि ये तो मेरे साथ है ही, फिर उनको वोट देने की, उनको लिए काम करने की जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा। उनको केवल हल्का फुल्का अगर कुछ लफेबाजी से अगर उनको कोई काम चल जाता है तो उसके आधार पे काम करते हैं, और जो फायदा जो होता है वो दूसरी जाति के लोग को उठा लेते हैं। आप देखिएगा कि अभी पिछले चुनाव में अभी तक ये कुशवाहा जाति जो है उनको नीतीश कुमार का
वोट बैंक माना जा रहा था। पिछले चुनाव में एक प्रयोग के तौर पे लालू यादव की ने वो किया और एक कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया औरंगाबाद में। उसका असर जो है देखिएगा तो औरंगाबाद, भोजपुर, सासाराम, इन सब सीटों पर असर पड़ा। राजपूत और कुशवाहा बट गए और जहां जहां पे कुशवाहा वोट था वो चला गया इनको कांग्रेस लालू यादव की पार्टी की तरफ। उनको नुकसान हो गया, नीतीश कुमार एनडीए को नुकसान हुआ उधर। तो ये सब चीज जो है उसको समझ करके अब ये लोग एक तरीका ढूंढ लिया है, निकाल रहा है लोग। अब जो आप जैसे कह रहे हैं, अभी कायस्थ की बात है, कायस्थ को मान लीजिए आप बीजेपी ने एक दिया और एक जो है एनडीए से और एक दो लोग हैं उम्मीदवार। तो अब जो है इसके पीछे अब देखिए तो ये लगता है एनडीए को कि भाई ये कहीं जाएंगे नहीं, इनके पास कोई विकल्प है नहीं, तो ये को टिकट ना देकर के भी अगर वोट इनका मिल जा रहा है तो इससे बेहतर क्या है। सही बात है। तो इसी तरीके से अभी जो है, अभी देखिएगा कि अगर आप देखिए राजपूत और भूमियार, इनकी आबादी बहुत नहीं है। इनकी जो बिहार में जो अभी जो जनगणना का जो जनगणना नहीं, ये जो सर्वे हुआ था, जो आया था जाति सर्वे, तो उसमें 5% और 4% की आबादी है। आप देखेंगे तो एनडीए की ओर से 37 राजपूत और 31 भूमियार को टिकट दिया गया। तो और इसी तरह से आप महागठबंधन में देखेंगे कि लोग अग्नि जातियों को ज्यादा सीट दे रहे हैं। तो इसके पीछे ये है कि भाई मेरा जो वोट बैंक है, जो यादव, मुसलमान और ये जो ये लोग जो अपनी जाति को समझ रहे हैं कि ये मेरा अति पिछड़ा तो है ही मेरे साथ, तो इसमें अगर कुछ अगड़ी जाति को अगर हम उसका वोट अगर 4% 5% वोट हम इधर से भी ले लेते हैं और उम्मीदवार खड़ा करते हैं, तो हमारे लिए उसका बेनिफिट होगा और वो हम उम्मीदवार को जिता पाएंगे। तो लोग को मेरा तो मानना है कि भाई कोई भी जाति, किसी भी जाति को किसी भी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं बनना चाहिए। और जब आप बंधुआ मजदूर बनेंगे, आपका जो है वो प्रतिनिधित्व जो है वो उस हिसाब से मिलेगा। तो यही कारण है। मेरी जो समझ है उसके अनुसार सही आपने बहुत तरीके से चीजों को पेश किया। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो अपने भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज ही थे, हैं इनफैक्ट, नंद किशोर यादव 70 साल क्रॉस कर गया, उनकी टिकट काट दी। उम्र का तकाजा था, उम्र का कारण था, जो इंटरनल है कि उनके उम्र के कारण। भले ही उन्होंने बाद में कहा कि मैं तो उनसे अधिक भले ही उन्होंने बाद में कहा नहीं, भले ही उन्होंने बाद में कहा कि मैं लड़ना नहीं चाहता था, पर कारण क्या है? नंद किशोर जैसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वो चेहरा, एक प्रमुख चेहरे में गिने जाते थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार में, उनको काटकर बिहार में नंद किशोर यादव एक ऐसे व्यक्ति, मतलब मैं तो बड़ा उनका प्रशंसक हूँ। वो वैसे व्यक्ति हैं जो वाजपेयी का जो जमाना था, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी के सब लोगों को साथ लेकर के चलने वाली जो राजनीति थी, उसमें उस तरह के वो नेता, सभी पार्टियों में इनको लोग इनके चाहने वाले हैं। और सबसे बहुत ही इनका व्यवहार जो है, बहुत ही सौम्य व्यवहार के व्यक्ति हैं और सबसे मिलजुल करके राजनीति करते रहे, कभी की कड़वाहट नहीं, बहुत मृदुभाषी हैं। मगर आज जिस तरह की राजनीति है, उसमें बेचारे वो फिट बैठ रहे थे। तो यही कारण है हमको लगता है, और तो कोई बात ऐसी नहीं थी जैसे उम्र की है। या यूं कहा जाए कि बीजेपी में वाजपेयी जी के नजदीकी लोगों को कैसे काटा गया इस राजनीति ने भारतीय जनता पार्टी में, उसका ये उदाहरण माना जा सकता है। ये कुछ लोग इस तरह की बात भी कह रहे हैं और कहते हैं, और उनको कोई रोक भी नहीं सकता है, ऐसी भी बात हो सकती है। मगर एक दूसरा पक्ष, जब हम इस बारे में, क्योंकि पत्रकार जो हैं, हम लोग किसी तटस्थ होकर के विश्लेषण करते हैं और कोई चीजों को सोचते हैं, तो दूसरा पक्ष, हाँ, दूसरे पक्ष को भी सुनते हैं, समझते हैं। तो दूसरा पक्ष इसमें ये है कि भाई अब नई पीढ़ी, नए लोगों को मौका दिया जा रहा है।
तो ये भी सच है, ये भी सही है। केंद्र में क्यों नहीं? वही इसी बात पे मैं आपसे पूछूंगा, केंद्र में क्यों नहीं पत्रकार इस बात की बात उठाते हैं? प्रधानमंत्री 75 के बाद भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। इसलिए है कि वो उनकी लोकप्रियता जो है वो उनका ये है। कई भाजपाइयों से बात होती है जब इस बारे में, तो उनका तर्क यही है कि भाई वो लोकप्रियता में सबसे आगे हैं, और जो आदमी सबसे लोकप्रिय है और जो हमारी पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, जो हमारी पार्टी को सीट दिला रहा है, उसको हम उम्र के तराजू से नहीं तौलेंगे। हम जब तक वो हम लोकप्रिय हैं, जब तक जनता उनको स्वीकार कर रही है, जनता उनको उनके और उनके नेतृत्व में पार्टी फल फूल रही है, बढ़ रही है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग कभी भी किनारे नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तर्क है, अभी अपना तर्क है। मैं उसी तर्क पे आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा कि आपकी बातें भी भारतीय जनता पार्टी हर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से होती है, और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।